घर उजाड़ने वाली सौतन निकली सौतेली माँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस मनहूस की शादी में तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को मनहूस कहने की? वो कोई हमारी बेटी नहीं है। और खबरदार, जो उसकी शादी में तुमने इतने पैसे खर्च किए। मेरा भी बेटा है, सारे पैसे अगर उसकी शादी में ही खर्च कर दोगे तो मेरा बेटा क्या कटोरी लेकर भीख मांगेगा? हमारा बेटा कहो, वो मेरा भी बेटा है। मैं उसे लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ और वो कटोरी लेकर भीख क्यों मांगेगा? मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब तो उसी का है। और दूसरी बात, अनीता भी तुम्हारी बेटी है। मुझे पता है सौतेली माँ होने के कारण तुम अनीता को पसंद नहीं करती, पर लगोगी तो अनीता की माँ ही ना। मुझे रिश्ते नाते मत समझाओ, बल्कि खुद समझो कि तुम उस मनहूस की शादी उस घर में नहीं करोगे, वहाँ करोगे जहाँ मैं चाहूंगी, वो भी जैसे मैं चाहूंगी। तुम्हारी हर बात मंजूर है मुझे, पर ये बात नहीं। हमारी अनीता की शादी रामलाल शारदा जी के बेटे अरुण से ही होगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं 20-25 लाख रुपए के बजट में शादी कर रहा हूँ, वरना मैं करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी बेटी की शादी करता। करोड़ों क्या, तुम तो अरबों भी उस मनहूस के पीछे खर्च कर दो, पर याद रखना मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। इतना कहकर कृष्णलाल की दूसरी पत्नी कनिका कमरे से निकल जाती है। वहीं सामने पुराने सलवार सूट पहने अनीता किचन से खाना लेकर आ रही होती है। मुझे इससे सख्त नफरत है। ये शादी करके किसी अच्छे घर में जाए, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अरे नालायक, तेरा ध्यान कहाँ है? मुझे जला दिया। रुक, तुझे बताती हूँ। माँ, मैंने कब तुम्हें जलाया? मैं तो बस अभी किचन। मुझे जवाब देती है। रुक, अभी तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। इतना कहकर कनिका अनीता के बाल पकड़कर पीठ में घूंसे मारने लगती है। तभी कमरे से कृष्णलाल आकर कनिका को पकड़कर पीछे धकेलता है। कनिका, क्यों मार रही हो अनीता को? इसने मुझे जला दिया, इसलिए मार रही हूँ। मैंने माँ को नहीं जलाया, मैं तो बस किचन से खाना लेकर आ रही थी। मैं जानता हूँ बेटी, तू जा अपना काम कर। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर तू इस सौतेली माँ के जुल्म से आजाद हो जाएगी। कृष्णलाल की बातों से कनिका चिढ़ जाती है। वहीं अनीता रोते हुए अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रामलाल, शारदा, अरुण, कृष्णलाल और अनीता शादी के कपड़ों की शॉपिंग के लिए एक मॉल के वेडिंग सेक्शन में आते हैं। हमें अच्छा ब्राइडल लहंगा दिखाइए और हमारे बेटे के लिए एक बढ़िया शेरवानी। मैम, ब्राइडल लहंगा उस वाले काउंटर पर मिलेगा और शेरवानी मैं आपको यही दिखा देती हूँ। जी, आप शेरवानी पसंद कीजिए, तब तक मैं अनीता के साथ कुछ ब्राइडल लहंगे निकलवाता हूँ। कृष्णलाल और अनीता दूसरे काउंटर पर ब्राइडल लहंगे देखने लगते हैं। तभी रामलाल, शारदा और अरुण के पास अक्षरा और भूमिका आती हैं। कौन है वो खुशनसीब जो आपके इतने सुंदर बेटे की बीवी बनने वाली है? जी, वो सामने रही मेरी होने वाली पत्नी। इसका नाम अनीता है ना? आप जानती हैं हमारी बहू को? बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस पूरे शहर में अगर लूज कैरेक्टर वाली लड़कियों के नाम लिए जाए तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात छोड़िए, स्कूल के दिनों से ये कई लड़कों से बात करते आई हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि एक लड़के से इसका रिश्ता काफी आगे बढ़ गया था। आप लोगों को समझ आ रहा है आप क्या कह रही हैं? अगर ये बात झूठ हुई तो? अगर आपको इस लड़के के बारे में कुछ पता करना है तो इसकी माँ से पूछिए, आस पड़ोस में पता कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कोई औरत क्यों दूसरी औरत पर इतने गंदे इल्जाम लगाएगी? हम नहीं करवाएंगे अपने बेटे की शादी इस बदचलन लड़की से। जिसके बाद रामलाल, शारदा और अरुण बिना कृष्णलाल और अनीता को बताए मॉल से निकल जाते हैं। वहीं कृष्णलाल और अनीता मॉल में रामलाल, शारदा और अरुण को ना देखकर उन्हें फोन करते हैं। ये लोग बिना बताए चले गए और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। पापा, उन्हें अचानक कोई इमरजेंसी आ गई होगी तो हड़बड़ी में निकल गए होंगे। हम भी चलते हैं, बाद में शॉपिंग कर लेंगे। कृष्णलाल और अनीता घर चले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने मिडिल क्लास घर में रामलाल, शारदा और अरुण साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अचानक कोई औरत आकर कुछ कह दे और मैं भरोसा कर लूं, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। अनीता की मासूमियत से ही पता चलता है कि अनीता इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकती। पर हम उन औरतों की बात को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। एक ही जरिया है। अब चलिए उस लड़की के बारे में थोड़ी तहकीकात करते हैं। नहीं, किसी से कुछ पूछताछ करने से अनीता की बदनामी होगी और अगर कुछ नहीं निकला तो फिर अनीता हमारे घर की ही बहू बनेगी। मैं जा रहा हूँ सीधे कृष्णलाल जी से ही बात करने।
जिसके बाद रामलाल कृष्णलाल को फोन करके एक मंदिर में बुलाते हैं। कौन थी वो औरतें? जरा उनको मेरे सामने लाइए। उनसे कहिए यही बात मुझसे कहें, या फिर मेरे आसपास की कुछ औरतों से यही बात बुलवा दें, या उन लड़कों को ही लेकर आ जाइए जिनके साथ मेरी बेटी बात किया करती थी। मैं मंदिर में खड़ा होकर भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, आपके बेटे से क्या, किसी के बेटे से भी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। जिंदगी भर कुंवारी रखूंगा अपनी बेटी को। कौन थी वो औरतें? नजर लगाने आई थी वो औरतें हमारे बनने वाले रिश्ते को। खैर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हमें अब किसी से कोई तहकीकात करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कृष्णलाल के आत्मविश्वास से सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। वहीं रात के वक्त कृष्णलाल अनीता की सौतेली मां कनिका को सारी बातें बताता है। ये अक्षरा और भूमिका भी किसी काम की नहीं है। क्या जरूरत थी इतना कुछ कहने की? सिर्फ मन में शक पैदा करना था, डिक्लेरेशन देकर नहीं आना था। इन गधियों को रिश्ता उजाड़ने भेजा था, इन्होंने तो रिश्ता और मजबूत कर दिया। अब तो शादी को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और शादी की तारीख आ जाती है। शुभ मुहूर्त में अरुण अनीता से शादी कर अनीता को अपने साथ अपने ससुराल ले आता है। वहीं अनीता गृह प्रवेश कर अपनी सास के साथ रसोई के बाहर। बहू, ये लो हल्दी वाला दूध, ये लेकर अपने कमरे में चली जा। जी माँ जी। अनीता शारदा से हल्दी वाला दूध लेकर अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है। तभी अनीता को कनिका का फोन आता है। हेलो माँ, आपने गलती से मुझे फोन कर दिया है। तुझ जैसी नहीं हूँ मैं कि फोन करने में गलती कर दूं। मैंने तुझे ही फोन किया है। मुझे क्यों फोन किया है माँ? सौतेली माँ हूँ, पर हूँ तो एक औरत ही। पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत समझती हूँ। मैं इसीलिए बता रही हूँ, पंडित जी ने बताया है कि पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अभी का मुहूर्त शुभ नहीं है। तो अरुण से ज्यादा बातें मत करना और चुपचाप सो जाना। और तेरी सास ने अरुण के लिए तुझे दूध दिया होगा तो उसे खुद पी जा। जिसके बाद अनीता फोन रखकर कमरे में आते ही अरुण को देख सारा दूध खुद पी जाती है। ये दूध तो माँ ने मेरे लिए भेजा होगा ना, तुमने क्यों पी लिया? वो मैं सुबह से भूखी थी ना, इसलिए मैंने दूध पी लिया। अच्छा, तो मैं कुछ खाने के लिए मंगा दूं क्या? नहीं, मेरा पेट भर गया। अब मुझे नींद लग रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये अनीता सच में बहुत क्यूट है और इसकी मासूम हरकतों की वजह से ये और ज्यादा प्यारी लगती है। अनीता चुपचाप सो जाती है। वहीं अरुण भी सो जाता है। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह अनीता नहा धोकर सुंदर साड़ी पहनकर अपने बाल बना रही होती है। तभी अरुण की आंख खुलती है। वहीं अरुण पीछे से आकर अनीता के हाथों से कंघी लेकर अनीता के बाल संवारने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने बाल खुद बना लूंगी। अरे, आपकी सेवा में आपका गुलाम हाजिर है और आप खुद बाल बनाएंगी, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप मेरे गुलाम नहीं, पति हैं। पति कहो या गुलाम, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। आई लव यू अनीता। शायद पापा ने सही कहा था कि शादी के बाद मेरा भाग्य बदल जाएगा। मुझे प्यार करने वाला पति मिला है। आप भी मुझे बहुत पसंद है। आप नहीं, मुझे मेरे नाम से पुकारो, अरुण। जैसे दो प्यार करने वाले एक दूसरे को पुकारते हैं। थैंक यू अरुण, तुमने मुझे वो खुशी दी है जो शायद मुझे कहीं नहीं मिलती। अब मैं हॉल में जा रही हूँ, तुम तैयार होकर हॉल में आओ। इतना कहकर अनीता शर्माते हुए कमरे से निकलकर हॉल में चली जाती है। वाह भाई वाह, साक्षात देवी का रूप लग रही है हमारी प्यारी बहू। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी। खुश रहो बहू, तुम्हें तो पता ही होगा आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम जो सबसे अच्छा बना सकती हो वही बना लो। मम्मी जी, पापा जी, मुझे सब बनाने आता है। आप लोगों का फेवरेट क्या है वो बताइए, मैं वही बनाऊंगी। और अरुण का भी बताइए। समझ गई बेटी, अरुण को मूंग दाल का हलवा पसंद है और मेरे लिए तुम पूड़ी आलू दम बना लेना और अपने पापा जी के लिए थोड़ा पुलाव बना लेना। जिसके बाद अनीता हल्की मुस्कान के साथ रसोई में आती है और बड़े प्यार से अपने सास ससुर के लिए पूरी आलू दम और पुलाव बनाती है और फिर मूंग दाल का हलवा बनाकर सभी को परोसती है। वहीं प्यारी प्यारी तारीफों के साथ अनीता की पहली रसोई पूरी होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रविवार अनीता अपने भीगे बाल पोंछते हुए बाहर आती है। रोज अरुण मेरे साथ शरारत करते हैं, आज मैं अरुण के साथ शरारत करूंगी। अनीता अपने भीगे बालों से अरुण पर पानी छिड़कने लगती है। अरे रे, ये बारिश कैसे हो रही है कमरे में? अनीता तुम उठ जाओ पतिदेव, आज रविवार है, इसका मतलब ये नहीं कि सोते रहे। तुमने मुझ पर पानी फेंका। रुको,
मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। अरुण पास रखा पानी का ग्लास उठा लेता है, वहीं अनीता पानी का जग उठा लेती है। दोनों एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। तभी दरवाजे पर शारदा आती है। मुझे भिगोया है ना, अब ये लो, अब तुम भी भीगो। तुम्हारे पास गिलास है, मेरे पास जग है। आज मैं तुम्हारा मुंह धुलवाऊंगी। अरे अरे, अभी होली आने में समय है, तुम दोनों ने पहले ही होली शुरू कर दी। मम्मी जी आप। ओ मम्मी, पहले अनीता ने शुरू किया। अनीता ने अपने बालों का पानी मेरे मुंह पर डाला। नहीं मम्मी जी, वो मुझे खाना बनाना है। अपने बेटे बहू को हंसी मजाक करते देखकर शारदा मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर देती है। वहीं अनीता और अरुण साथ हंसते मुस्कुराते कमरे की साफ सफाई करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। सभी हॉल में बैठे होते हैं। तभी अरुण एक डिजाइनर रेड ड्रेस लेकर आता है। अनीता, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये एक ड्रेस लेकर आया हूँ, तुम जल्दी से इसे पहन लो ना, फिर हम डिनर करने जाएंगे। ड्रेस? अरुण, मैं ड्रेस नहीं पहनती, मैं सलवार सूट या साड़ी पहनती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम सिर्फ साड़ी पहनती हो, पर एक बार ड्रेस पहनकर ट्राई तो करो। मुझे पता है तुम ड्रेस में बहुत सुंदर लगोगी। अब जल्दी करो, फिर हम सबको डिनर पर भी तो जाना है ना। बुद्धू, तुम दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? और बहू, पति जो कहे पत्नी को वही पहनना चाहिए। अरुण इतने प्यार से लाया है तो पहन ले। अनीता ड्रेस लेकर कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर में ड्रेस पहनकर बाहर आती है और फिर अरुण के हाथ में हाथ डालकर एक रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर के लिए आती है, जहां अरुण अनीता को एक रिंग पहनाता है। ऐसे ही अगले दिन अनीता कृष्णलाल से फोन पर बात कर रही होती है। फिर अरुण ने मुझे अपने हाथों से रिंग पहनाई। फिर हमने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना भी खिलाया। मुझे पता था मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। अनीता का फोन है ना, लाइए मुझे दीजिए। तुम्हें क्या बात करनी है? जब तक अनीता यहाँ थी मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर लगती थी, पर अब अनीता यहाँ नहीं है तो न जाने क्यों उसकी याद सता रही है। मैं बेवकूफ थी जो इतने दिन अनीता को डांटती थी, मारती थी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे अनीता से जलने या चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बेटी है, मुझे उससे बात करनी है। आप जाइए यहाँ से। ले बेटी, तेरी माँ को तेरी याद आ रही है, बात कर ले, मैं चलता हूँ। हेलो माँ। हाँ अनीता, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो। बस मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया। माँ बेटी से माफी नहीं मांगती। तुम बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। वैसे तू क्या करने जा रही थी? खाना बनाने जा रही थी माँ। यहाँ भी तो नौकरानी की तरह काम करती थी, अब वहाँ भी जाकर नौकरानी की तरह काम कर रही है। फिर फर्क क्या रह गया? ससुराल में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वरना ससुराल वाले काम करने वाली मशीन समझ लेंगे। दाल चावल बना दे, अचार के साथ सब खा लेंगे। और अरुण के भी हर काम को करने की जरूरत नहीं है, समझी? अब तो माँ मुझे पसंद करने लगी है। माँ झूठ थोड़ी बोलेंगी। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी और पापा की जगह तुम्हें फोन करके सारी बात बताया करूँगी। ठीक है, फोन रखती हूँ। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। इतना कहकर कनिका फोन रख देती है, जिसके बाद अनीता रसोई में आकर दाल चावल और सब्जी बनाकर अपने सास ससुर को परोसती है। ऐसे ही शाम होती है और ऑफिस से थका हारा अरुण कमरे में आता है। अनीता, जरा एक कप कॉफी बना दो ना, आज बहुत थकान हो गई है यार। अरुण, थक तो मैं भी गई हूँ, मुझसे कॉफी नहीं बनेगी। ठीक है, तो तुम भी कॉफी पियोगी ना? मैं अपने और तुम्हारे दोनों के लिए कॉफी लेकर आता हूँ। इतना कहकर अरुण किचन में आकर अपने और अनीता के लिए कॉफी बनाता है, जिसके बाद दोनों बैल्कनी में खड़े होकर साथ में कॉफी पीते हैं। वहीं रात का खाना बनाने में भी अरुण अनीता की मदद करता है और फिर अगले दिन अनीता ये सारी बात कनिका को बताती है। हे भगवान, मैं इनके रिश्ते को उजाड़ना चाहती हूँ और इनका रिश्ता और मजबूत होते जा रहा है। कुछ और करना पड़ेगा। इतना सोचकर कनिका शारदा को फोन करती है। हाँ समधन जी, कहिए, कैसे याद किया हमें? ऐसे हाल चाल पूछने के लिए फोन कर लिया। और बताइए, अपनी बहू से सेवा सत्कार ले रही है कि नहीं? हाँ, बहू खाना बना देती है, घर के दूसरे कामों को भी देख लेती है। अब इससे ज्यादा सेवा क्या लेना। आपकी उदासी मैं समझ रही हूँ, वो हर बहू का काम है। आप अपनी भी कुछ मालिश वगैरह कराया करिए, थोड़ा पुण्य हमारी बेटी को भी तो मिले। कनिका बातों ही बातों में शारदा के मन में अनीता से ज्यादा सेवा लेने की बात डाल देती है और फिर तुरंत अनीता को भी फोन करती है। नमस्ते माँ, बोलो कैसे फोन किया? मेरी एक सहेली है, वो हमेशा अपनी सास की सेवा करती थी। आज उसकी तबीयत खराब थी तो उसने मना कर दिया, तो उसकी सास ने उसे गरम कड़छी से मारा।
तभी मुझे ध्यान आया कि तुझे भी बता दूं, अपने सास ससुर की सेवा करके उन्हें सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मालिश वगैरह के लिए कहने पर मालिश वाले को बुला लेना। कनिका की चाल कामयाब हो जाती है। शारदा के मालिश के लिए कहने पर अनीता मालिश वालों को बुला लेती है, जिससे पूरा परिवार नाराज हो जाता है। बहू, मेरे हाथ पैर टूटे तो नहीं है जो तूने मालिश वाले को बुला लिया? अनीता, माँ बस सास होने के नाते अपने बहू से थोड़ी सेवा लेना चाहती थी। बहू ससुराल में बहुओं की कुछ जिम्मेदारियां, धर्म, कर्तव्य होते हैं ना, उन्हें समझो। माना तुम शहर के अमीर परिवार से हो, पर ये सब तुम्हें आना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। अनीता के शांत स्वभाव की वजह से परिवार के बीच होने वाला बड़ा झगड़ा टल जाता है। वहीं ये खबर मिलते ही कनिका अपने बाल नोचने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक रात 2:30 बजे अनीता की आंख खुलती है, जहां अरुण फोन पर मैसेज में किसी से बात कर रहा होता है। आपने मेरी सौतन बनाई है? इतनी रात को आप मेरी सौतन से बात कर रहे हैं? क्या बकवास कर रही हो? कौन सौतन? किसकी सौतन? घबराइए नहीं, मैं तो मजाक में सौतन कह रही थी। वैसे किससे बात कर रहे हैं आप? अरे अपने दोस्त से। तुमने तो सौतन कहकर मुझे डरा ही दिया था। सो जाइए, कल बात कर लीजिएगा अपने दोस्त से। ऐसे ही रात गुजरती है और अगले दिन सुबह अरुण फोन पर किसी से मैसेज में बात करते हुए डाइनिंग टेबल पर आता है। अरुण, खाने के वक्त फोन नहीं चलाते बेटा। पापा जी, इन्होंने मेरी सौतन बना ली है। कल रात से उसी से बात किए जा रहे हैं। अनीता, सौतन मत कहो। चलो खाना परोसो। नहीं करता मैं मैसेज पर बात, ओके? अरुण फोन साइड में रखकर नाश्ता करता है और फिर ऑफिस के समय से 1 घंटे पहले ही घर से निकल जाता है और एक पार्क के पास पहुंचता है, जहां सुंदर मेकअप किए हुए खूबसूरत कनिका जॉगिंग सूट में खड़ी होती है। What a nice personality, अरुण, क्या बॉडी है तुम्हारी। थैंक यू। वैसे सच कहूं तो खुद को मेंटेन तो आपने किया है। जॉगिंग के बाद भी चेहरे पर इतना ग्लो, और आपके ये सुंदर बाल, आंखें, आपकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। कम ऑन अरुण, अब इतनी भी तारीफ मत करो। मुझे घर ड्रॉप कर दो, फिर अपने ऑफिस निकल जाना। कनिका अरुण की कमर पकड़कर बाइक पर बैठ जाती है और फिर अरुण कनिका को उसके घर के बाहर छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक रविवार शाम को अरुण तैयार हो रहा होता है। आज रविवार है, अरुण तैयार हो रहा है। इसका मतलब आज फिर मुझे कहीं घुमाने लेकर जाएंगे। मैं भी फटाफट तैयार हो जाती हूँ। अनीता, मैं चलता हूँ, बाय। अरे रुको, कहाँ चले? मुझे तो तैयार होने दो। अरे अनीता, मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ और सिर्फ हम दोस्त ही दोस्त जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें नहीं लेकर जा सकता आज। ये तो गलत बात है। वीकेंड में हम दोनों साथ घूमते हैं और तुम अकेले जा रहे हो। अरे ठीक है ना अनीता, नेक्स्ट वीकेंड हम लोग साथ में घूम लेंगे, ओके? सो बाय। इतना कहकर अरुण घर से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और फिर एक शाम अरुण ऑफिस से लौटता है। तभी अनीता, आ गए आप? जल्दी हाथ पैर धोकर आइए, मैं खाना परोसती हूँ। अरे नहीं नहीं अनीता, मेरा खाना मत परोसना, मेरा पेट भरा हुआ है। आज मैंने आपको लंच भी नहीं दिया था। चलिए, आपने कैंटीन में कुछ खा लिया होगा, पर ऐसा क्या खा लिया कि रात तक भूख नहीं लगी आपको? और ऐसा आप हफ्ते में 3री बार कर रहे हैं। हद करती हो यार, खाना ही खाऊंगा ना, कोई अमृत थोड़ी ना पी कर आऊंगा। औरतों से बात करने के संस्कार मत भूल, वरना एक बेलन से सारे संस्कार का रिवीजन करवा दूंगी। वो माँ, ऑफिस में एक दोस्त का लंच बच गया था। वो कह रहा था कि बीवी ने बड़े प्यार से बनाया है, फेंक नहीं सकता। खाने के लिए पेट में जगह तो नहीं है, और घर वापस ले गया तो बीवी गुस्सा करेगी, इसलिए मैंने उसके साथ वो लंच खत्म किया, इसलिए भूख नहीं लगी है। अरे तो फोन करके बहू को बता देता ना। अब बहू ने तेरे हिस्से का खाना बनाया है तो पूछेगी ही। जा, अब अपने कमरे में जा। अरुण अपने कमरे में चला जाता है। वहीं खाने के बाद अनीता भी कमरे में चली जाती है और अरुण के ऑफिस बैग का सामान निकालने लगती है, जिसमें अनीता को एक लेडीज हेयर क्लिप मिलती है। अब समझ आया कि आपका पेट क्यों भरा हुआ था। दोस्त की झूठी कहानी सुनाकर मेरी सौतन के साथ खाना खाकर आ रहे हैं ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? आपका ऑफिस बैग धोने के समय निकालते हुए मुझे ये हेयर क्लिप मिला। ये हेयर क्लिप मेरी सौतन का है ना? हे भगवान, ये क्लिप किसी सौतन का नहीं है, ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। रविवार को मैंने देखा खाना बनाते समय तुम्हारी आंखों पर वो तुम्हारी जो घनी जुल्फें हैं ना, वो आ रही थी। उन्हें बांधने के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। अपनी तारीफ सुनकर अनीता अरुण की बातों में खो जाती है और फिर अगले दिन कनिका के फोन आने पर
अनीता यही बात कनिका को बताती है। उसने कहा और तूने मान लिया। अगर तेरे लिए लेकर आया होता तो पीछे से आकर तेरे बालों में लगा देता, ना कि बैग में रखकर भूल जाता। तो अब मैं क्या करूँ माँ? मुझे भी अरुण की हरकतें ठीक नहीं लग रही है। उसका पीछा कर, उसका फोन चेक कर, तभी कुछ पता चलेगा। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगली सुबह जॉगिंग सूट पहनकर अरुण कमरे से निकल रहा होता है कि तभी अनीता। आप जॉगिंग करने तो नहीं जाते थे, अब अचानक जॉगिंग करने क्यों जा रहे हैं? हाँ, नहीं जाता था तो क्या हुआ, जा तो सकता हूँ ना। ठीक है, तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जॉगिंग करने की क्या जरूरत है? घर के काम काज करने से ही तुम्हारी अच्छी कसरत हो जाती है अनीता। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मुझे पक्का यकीन है अरुण ने मेरी सौतन बनाई है। आज तो पीछा करके पता लगा ही लूंगी कि कौन है मेरी सौतन। अरुण घर से निकलता है तो वहीं अनीता भी अरुण के पीछे पीछे घर से निकलती है और दूर से देखते हैं कि पार्क में अरुण सुंदर मेकअप किए किसी लड़की से मिल रहा होता है। वहीं अनीता अरुण को किसी लड़की के साथ देखकर दौड़ते हुए अरुण के पास आने लगती है। तभी सामने से एक बड़ा ट्रक गुजरता है और अरुण कनिका अनीता की नजरों से ओझल हो जाते हैं। इस ट्रक वाले को भी अभी ही आना था क्या? अभी बस मुझे पता चल ही जाता कि कौन है मेरी सौतन और मैं अरुण को अपनी सौतन के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती। जिसके बाद अनीता पूरे पार्क में अरुण को ढूंढती है पर अरुण कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही दोपहर होती है। अनीता अपनी पड़ोसन राधिका के साथ सब्जी मंडी आई होती है, जहां अनीता अपनी सारी परेशानी राधिका को बताती है। देखो बहन, समय से पहले ऑफिस निकल जाना, देर से घर आना, रात में पेट भरा हुआ होना, कतराना, घबराना, ये सब तभी होता है जब पति ने सौतन बना रखी हो। घबराई अनीता तुरंत कनिका को फोन करके सारी बातें बताती है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि उसका फोन चेक कर, ऐसा कर। उसने इंस्टाग्राम पर जितनी लड़कियों को फॉलो किया है सबको अनफॉलो करवा दे और उसने जितनी पोस्ट डाल रखी है वो सारी डिलीट करवा दे। अनीता कनिका की बात मानकर रात में अरुण के पास आती है। अरुण, तुम सच में सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो ना? हाँ। तो फिर अपने इंस्टाग्राम से वो सारी पोस्ट डिलीट करो जो मैं कहती हूँ और सारी लड़कियों को भी अनफॉलो करो। ये क्या बात हुई? क्यों करूं मैं ऐसा? मुझे पता है तुमने मेरी सौतन बना रखी है, इसलिए तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। ये पकड़ो फोन, इंस्टाग्राम खुला हुआ है, जो करना है खुद कर लो। जब देखो शक करती रहती हो यार। अनीता अरुण के सामने उसकी सारी पोस्ट डिलीट कर देती है और उसकी सारी फीमेल फॉलोअर्स को रिमूव कर देती है। अरुण नाराज तो हो रहा है पर मुझसे कुछ कह नहीं रहा है। अब इसका मतलब क्या समझूं मैं? और वैसे भी अरुण के फोन में मुझे कोई खास चैट या कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद अगले दिन अनीता अपने मायके के फोन नंबर पर फोन करती है, जहां कृष्णलाल फोन उठाता है। अरे कैसी है मेरी प्यारी बेटी? हाँ, बड़े दिन बाद तेरा फोन आया। पापा आप? मैं ठीक हूँ पापा। वैसे माँ कहाँ है? माँ को फोन दीजिए। क्या बात है, पहले तो तुम दोनों की जरा भी नहीं बनती थी और अब इतनी बनने लगी है कि अपने ससुराल की कहानी भी मेरी जगह अपनी माँ को सुनाती है। ले बात कर अपनी माँ से, मैं चलता हूँ। फिर अनीता फोन पर कनिका को सारी कहानी बताती है। ये अनीता एक नंबर की बेवकूफ है। और अरुण, वो तो अगर तू अपनी सौतन के बारे में पता नहीं कर पा रही है तो ऐसी एक्टिंग शुरू कर कि तू भी किसी लड़के से बात कर रही है, ताकि उसे एहसास हो कि तू अकेली नहीं है, तेरे पीछे भी और लोग हैं। मेरे कहने का मतलब समझी ना? माँ, मुझे ये तरीका थोड़ा अजीब लग रहा है पर सही भी लग रहा है। अरुण को जलन होगी तो अरुण शायद मेरी सौतन का चक्कर छोड़ दे। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन सुबह से अनीता मैसेज में किसी से बात करते हुए घूम रही होती है। ऐसे ही शाम होती है। अरुण एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में सुंदर डिजाइनर ड्रेस पहने और खूबसूरत सा मेकअप किए हुए कनिका के साथ कैंडल लाइट डिनर पर बैठा होता है। आज तो मेरी बीवी की सौतेली माँ उसकी सौतन बनकर कह डाल रही है। डार्लिंग, सच में आज तुम किसी हुस्न परी जैसी लग रही हो। अरुण, तुम भी किसी राजकुमार से कम नहीं लगते। काश हम दोनों शादी कर पाते, पर अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। यही दुख तो मुझे खलता है कि तुम अनीता की सौतेली माँ हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऊपर से वो बेकार शक्ल वाली अनीता न जाने किससे बात कर रही है। अरे, उससे बात करने वालों की कमी थोड़ी है। अपनी जवानी के लटके झटके दिखाकर न जाने कितने लड़कों से बात करती रहती है। सुना ही होगा तुमने कभी न कभी। सुना तो था, काश यकीन कर लिया होता। पर उस अनीता के बाप ने तो मेरे पापा को उल्लू बनाकर इस बदचलन को मेरे मत्थे मर दिया। जिस दिन पता चल जाएगा कि ये किससे बात करती है, उस दिन उसे तलाक दे दूंगा मैं।
इसीलिए तो मैंने उस लड़की को किसी लड़के से बात करने की एक्टिंग करने के लिए कहा है, और उस पागल ने अपने घर उजाड़ने वाली सौतन अपनी सौतेली माँ पर ही भरोसा कर लिया। बेवकूफ कहीं की। पर अरुण, जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक वो तुम्हारे सामने कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी। ऐसा करते हैं हम दोनों कहीं ट्रिप पर चलते हैं, फिर देखना लौटते ही तुम्हें उसकी कमजोर कड़ी मिल जाएगी। कनिका के कहने पर अगले दिन ही अरुण घर में झूठ बोलकर ट्रिप के लिए निकल जाता है। तभी अनीता को प्रिया का फोन आता है। अरे प्रिया, कितने दिन बाद तूने फोन किया, बता कैसी है? मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूँ और बहुत हड़बड़ी में हूँ, क्योंकि मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ। तू जल्दी आ जा, तुझसे आखिरी बार मिलकर जाना चाहती हूँ। तू थोड़ी देर रुक, मैं बस अभी आई। अनीता अपनी सहेली प्रिया से मिलने रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। यूं ही दिन बीतते हैं और अपनी 15 दिन की ट्रिप पूरी करके अरुण घर लौटता है, जहां हॉल में रामलाल पोछा मार रहा होता है और शारदा अपने हाथों से सोफे पर लेटी अनीता को अंगूर खिला रही होती है। मम्मी पापा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और अनीता, तुम ये क्या करवा रही हो मेरे मम्मी पापा से? बेटा, तेरी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। मेरी वजह से? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? काश बेटा ये सब बकवास होता। खैर जाने दो। इतना कहकर रामलाल और शारदा अपने अपने कामों में लग जाते हैं और हैरान अरुण अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही रात होती है। अरुण रात के खाने के लिए हॉल में आता है। मम्मी, आज खाने में क्या बना है? बेटा, खाने में तो कुछ नहीं बना है, और पिछले कुछ दिनों से हम रात में कुछ खा भी नहीं रहे हैं। क्यों? अनीता खाना नहीं बना रही? और अगर अनीता खाना नहीं बना रही तो आप लोग खुद क्यों नहीं बनाकर खा लेते? बेटा, घर में राशन नहीं है और बहू रोज रात में बाहर जाकर खाना खाती है। कहाँ है वो? इतना कहते ही अरुण की नजर मॉडर्न डिजाइनर ड्रेस में अनीता पर पड़ती है, जो किसी लड़के की बाइक पर बैठकर निकल जाती है। ये देखकर अरुण मन ही मन खुश होता है। ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन दोपहर के 12 बजे अनीता घर लौटती है। अनीता, अगर तुम हमारे रिश्ते को उजाड़ना चाहती हो तो मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ठीक है, दे दो डिवोर्स और मेरे घर से निकल जाओ तुम। तुम्हारा घर? ये मेरे मम्मी पापा का घर है। नहीं बेटा, ये सारी प्रॉपर्टी हमने बहू के नाम कर दी है। उसके बाद ही तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये क्या बेवकूफी की आप लोगों ने? मैंने कुछ सोच कर सारी प्रॉपर्टी आपके नाम की थी। क्या सोचा था? यही ना कि मुझे डिवोर्स दे दोगे और तुम्हें एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर अरुण घर से निकलता है और कनिका को फोन करके एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ कनिका हमेशा की तरह हैवी मेकअप किए हुए आती है। मेरे मम्मी पापा ने सारा प्लान खराब कर दिया। सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। अब बताओ मैं क्या करूं? अब मैं क्या बताऊं, क्या करूं? कुछ सोचने दो, 1 मिनट रुको। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी कनिका अपने गर्दन, हाथ और चेहरे को जोर जोर से खुजलाने लगती है और परेशान होकर तुरंत अपने घर आकर बाथरूम में अपना मेकअप धोती है, जहां कनिका का पूरा चेहरा और शरीर लाल लाल दानों और काले दागों से भर चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ अरुण घर पहुंचकर मिलाए मेरी घर उजाड़ने वाली सौतन मेरी सौतेली माँ से। हाँ, मिल आया हूँ। अब बहुत जल्दी तुम्हारी सौतन सौतेली माँ मुझे तुमसे पीछा छुड़ाने का तरीका भी बताएगी। अब तो खुद अपने चेहरे हाथ पाँव को ठीक करने का तरीका ढूंढेंगी या तुम्हें तरीका बताएंगी? खैर छोड़ो, पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे और मेरी सौतेली माँ का रिश्ता शुरू कैसे हुआ? मैसेज पर बातें करते हुए, और जिस दिन मेरे दोस्त के बर्थडे के लिए मैं निकला था। अरुण और सुंदर मेकअप किए कनिका एक कॉफी कैफे में बैठे होते हैं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू अरुण। कनिका, तुम्हारी प्यारी बातें, ये आवाज और तुम्हारी सुंदरता, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। And I love you too। अरुण की बात खत्म होते ही रामलाल और शारदा अरुण के गाल पर थप्पड़ जड़ देते हैं। निकल जा यहाँ से, तू हमारा बेटा नहीं है। सच तो हमें बहुत पहले से पता था, पर तेरे मुंह से हम ये बात सुनना चाहते थे। निकल यहाँ से, हमारे सिर्फ बहू है, कोई बेटा नहीं है हमारा। आप लोगों को पहले से पता था? ये कैसे हो सकता है? अपनी दोस्त प्रिया से मिलने रेलवे स्टेशन आई अनीता अरुण और कनिका को ट्रिप पर जाते हुए देख लेती है। कम ऑन डार्लिंग, जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। हाँ हाँ बेबी, चल रहा हूँ, चलो पहले तुम ट्रेन में चढ़ो। मेरा घर उजाड़ने वाली सौतन मेरी सौतेली माँ है। अनीता रोते हुए घर आ जाती है, जिसके बाद शारदा और रामलाल फोन करके कृष्णलाल को बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं।
अरे नहीं नहीं, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगा। तभी पीछे से महिला पुलिस आती है और अरुण को बालों से पकड़कर डंडे मारते हुए लेकर चली जाती है और जेल में बंद कर देती है, जहां दूसरी तरफ कृष्णलाल बिना किसी एलमिनी के कनिका को डाइवोर्स देता है। वहीं अपने चेहरे से परेशान कनिका डॉक्टर के पास पहुंचती है। ओवर मेकअप करने की वजह से आपका चेहरा खराब हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी से भी आपका चेहरा अब ठीक नहीं हो सकता। घर उजाड़ने वाली सौतन, सौतेली माँ और सुंदरता पर फिसलने वाले पति अरुण को उनके किए की सजा मिलती है। वहीं अनीता अपने पिता की कंपनी में काम करके अपने सास ससुर और अपना पेट पालने लगती है।